लिखा नहीं था, कोई बात। अरे मैं सिर्फ आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं कि ये चीजें आप लोगों को तैयार करनी है। दूसरी बात देखिए, इसके बाद में राजस्थान के अंदर क्या करना है। यहां पर क्या है, यहां पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है कौन सी, रेड क्लिफ। कितनी है, 1070 है टोटल। अगर देखेंगे तो इसमें से ये कई बार ये पूछ लेता है कि भैया नहीं सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा की बात करेंगे तो 5920 में से 1070 लेस कर देंगे तो आप लोगों की अंतरराज्यीय सीमा निकल के आ जाएगी। कितने राज्यों के साथ में राजस्थान की सीमा मिलती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे करके 5 राज्यों के साथ में राजस्थान की स्थलीय सीमा लगती है। और एक देश पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ के नाम से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, यह आप लोगों को मोटे तौर पर तैयार करना है। कौन कौन से जिलों की सीमा इनसे लगती है ये भी आप लोग देख लेंगे बेटा, शॉर्ट में देख लेंगे, वो मैंने सब आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंदर क्वेश्चन गलत मत करके आना, ये सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, स्थिति विस्तार के बाद में देखेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 342,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आप 10.4 मान लो, 10.41, 43 जो भी है, इतना परसेंट है भारत के कुल क्षेत्रफल का। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न हो सकता है कि भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो ध्यान रखना प्रथम स्थान है, जबकि जनसंख्या में 7वां स्थान है। यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, राजस्थान की स्थिति और विस्तार हो जाने के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो राजस्थान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का अपवाह तंत्र। देखो बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो पढ़ने की चीजें वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा ना। वैसे तो बड़ा टॉपिक है अपवाह तंत्र, लेकिन इस पे मेहनत कर लेना। यहां पर कम से कम 2-3 क्वेश्चन, अगर 3 भी पूछ लेना तो सीधे कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए बेटा। राजस्थान का अपवाह तंत्र 3 भागों में बटा हुआ है, सबको पता है ना। आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और अरब सागरीय अपवाह तंत्र। प्रश्न कैसे होगा कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की ओर जाती है, या अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है, या निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह की नदी है। आंतरिक अपवाह की नदियां वो होती है जो कहीं किसी स्थान से निकल करके राजस्थान की सीमा के अंदर ही कहीं पर नदी नालों में या फिर किसी झील में या फिर मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, वो आंतरिक अपवाह की नदियां होती है। बंगाल की खाड़ी की नदियां वो होती है जो अपना जल किसी अन्य सहायक नदी के साथ में कहां पर लेकर के जाती है, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में, या तो डायरेक्ट जाएगी या फिर किसी और नदी के साथ में सहायक बन करके चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ बड़ी नदियां देख लेना, आंतरिक अपवाह की नदियों की बात करेंगे जैसे कि कांतली, कांकने, घग्गर नदी जो कि कहां से आती है, उत्तराखंड कालका की पहाड़ियों से आती है और राजस्थान के अंदर मुख्य अपवाह तंत्र बनाती है आंतरिक अपवाह का। ठीक है, हालांकि ये नदियां जितनी भी है उनमें कुछ नदियां हैं जो अभी वर्तमान में राजस्थान में बहती है, बाकी सब किताबों में बहती है। वास्तविकता में ये नदियां बहती ही नहीं है, आप लोगों को भी पता है। इतनी नदियां होती तो राजस्थान मरुस्थल थोड़ी रहता, लेकिन पहले कभी ये बहा करती थी। घग्गर नदी को अच्छे तरीके से, भैया मैं फिर बता रहा हूं, आंतरिक अपवाह की नदियों में घग्गर नदी को बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ लेना। सरस्वती नदी का अवशेष बोलते हैं, द्वस्वती नदी बोलते हैं, ठीक है, मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, सब इसको बोलते हैं। इसके पीछे जीके में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अंदर आएगी तो फिर इसके किनारे पर कालीबंगा, पीलीबंगा सभ्यताएं भी है। किले की बात करेंगे तो भटनेर का बड़ा दुर्ग है। ठीक है, तो छोटी मोटी चीज नहीं है, घग्गर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो आंतरिक अपवाह की, फिर बाद में देखेंगे कांतली, कांकने, रूपारेल, ये नदियां भी देख लेना। जैसे कि मान लो भरतपुर के अंदर मुख्य नदी कौन सी है, भरतपुर के अंदर रूपारेल नदी जाती है क्या, है ना। तो वहां पर एक मोती झील में भी जल की आपूर्ति करती है। ये मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं, है ना। ठीक है,
तो ये रूपारेल हो गई, कांकने, कांतली, और भी कई नदियां हैं, वो आप लोग अच्छे से देख लेना। सिर्फ कहाँ से निकलती है, क्या क्या पढ़ना है नदियों में। घग्गर को तो अच्छे से पूरी डिटेल में पढ़नी है, बाकी नदियों को कैसे पढ़ना है, उद्गम देख लेना। और कहां विलुप्त होती है, कहीं किसी बांध का निर्माण तो नहीं करती है, क्या किसी अभयारण्य में तो नहीं जाती है, ये डिटेल पढ़नी है बस, ठीक है। इनके किनारे पर सभ्यता कौन सी विकसित हुई है, जैसे कि आप लोगों की कांतली नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है बेटा। सिक्कर से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है और किधर की तरफ आ जाती है, आपके चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट काम यह है कि आप लोगों की एक सभ्यता है यहाँ पर, कौन सी, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है, जिसे तांबे की सभ्यता भी कहते हैं, वो इस नदी के किनारे पर है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कांतली नदी ये हुई। एक प्रश्न आता है, कई बार कंफ्यूज करता है कि कौन से जिले हैं या कौन सा जिला है जिसमें एक भी नदी नहीं बहती है। अगर ऑप्शन में चूरू भी हो और बीकानेर भी हो तो बीकानेर टिक कर देना, क्योंकि चूरू के अंदर तो कई बार पहले ये कांतली नदी जाती थी, क्योंकि ये चूरू की सीमा पर विलुप्त होती है। अगर बरसात का पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो चूरू की सीमा के अंदर भी जाएगी नदी, इसलिए चूरू अखंड नहीं है बिना नदियों वाला, लेकिन गंगानगर अखंड है बिना नदियों वाला, सॉरी बीकानेर। तो बीकानेर के अंदर कोई नदी नहीं रहती है, ये प्योर वो है जो समझ गए आप लोग, है ना, कोई नदी नहीं जाती है। बात समझ में आ गई क्या, सॉरी। इसके बाद में देखेंगे, नदियों के बाद में जलवायु। कि राजस्थान किस प्रकार के कटिबंध में आता है। मान लो ये भारत है, यहां पर राजस्थान है, अब भारत के बीचों बीच में से एक रेखा गुजरी है जिसका नाम है कर्क रेखा। इसमें क्या होता है कि ये 2 जिले इधर फंस जाते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये तो आ जाता है क्या, उष्ण कटिबंध में, क्योंकि भारत जो है आधा तो उष्ण कटिबंध में है और आधा उपोष्ण कटिबंध में है। तो राजस्थान के ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा कर्क रेखा के नीचे आते हैं, या कर्क रेखा इनको छू करके निकलती है, तो इस वजह से ये उष्ण कटिबंध में शामिल किए गए, जबकि संपूर्ण राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में आएगा, क्योंकि उत्तरी भारत उपोष्ण कटिबंध में है। कटिबंध देख लेना। वर्षा की बात करेंगे, इसी में जलवायु में देख लेना कि इसी में मौसम भी देख लेना, या बरसात यानी कि वर्षा यानी कि मानसून देख लेना कि राजस्थान में कौन से मानसून से ज्यादा वर्षा होती है। तो राजस्थान में बेटा ये देखिए, बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है वो आता है, जबकि नजदीक आपके अरब सागर है। राजस्थान में अरब सागर नजदीक है, फिर भी अरब सागर से वर्षा नहीं होती है, कारण है अरावली पर्वतमाला। जबकि बंगाल की खाड़ी काफी दूर है, फिर भी बंगाल की खाड़ी से आपके वर्षा होती है राजस्थान में सर्वाधिक, और उसको बोलते हैं पूर्ववायु। पूछते हैं राजस्थान में वर्षा का आगमन कब होता है, तो ध्यान रखना 1 या 2 जून को आपके केरल में 1 से और 5 जून के बीच में भारत में प्रवेश करता है, तो लगभग 15 दिनों में राजस्थान में सेट हो जाता है, ठीक है। तो लगभग 15 से लेकर के और 18 जून के अंदर कभी भी राजस्थान में मानसून दस्तक दे सकता है, बांसवाड़ा जिले से। याद रखेंगे, राजस्थान में अरब सागरीय मानसून कहां से प्रवेश करता है, बांसवाड़ा से। जबकि राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा करने वाला मानसून होता है वो कौन सा होता है, बंगाल की खाड़ी का, और वो प्रवेश करता है झालावाड़ से, जो कि जुलाई में प्रवेश करता है, ठीक है। फिर ये भी पूछ सकता है भारत के लिए कि भारत में बंगाल की खाड़ी का मानसून कहाँ प्रवेश करता है, तो पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करता है और ऊपर जाता है, और ऊपर मेघालय के अंदर प्रचंड वर्षा होती है, भयंकर वाली बरसात होती है, और इतनी बरसात होती है कि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बरसात हो जाती है। एक स्थान है जिसको मासिन राम बोलते हैं, वेरी गुड, चेरापूंजी के नजदीक। वहीं पर ही कुछ पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया नाम से पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों से टकराता है मानसून। राजस्थान में जो है
निम्न वायुदाब बना हुआ है क्योंकि तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, इस चक्कर में ये खींचता है इधर की तरफ, क्योंकि हवाओं की प्रकृति क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो आप लोगों की क्या हो गया, राजस्थान में बरसात हो गई। अरावली पर्वतमाला काफी प्रभावित करती है राजस्थान के मानसून को, इसलिए राजस्थान में मानसून वर्षा की मात्रा कम ही रहती है। फिर भी जितनी हो जाती है उतना काम हो जाता है अपना, कि पूर्वी राजस्थान में काफी वर्षा हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानसून की बात चलिए तो थोड़ा सा जल दे देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो वर्षा का मेन प्रश्न होगा वो ये होगा मावठ का। जो राजस्थान में मावठ आती है उसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये जरूर से पढ़ लेना भाई कि पश्चिमी विक्षोभ कहां से आते हैं, तो भूमध्य सागर से आते हैं। भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात जो आ जाते हैं वो जेट स्ट्रीम के संपर्क में आते हैं। जेट स्ट्रीम इसको पूर्व की ओर लाती है, यानी कि पूर्व में भारत है। भारत आते आते ये पवनें मंद पड़ जाती है और राजस्थान में आने से पहले ये पंजाब के रास्ते प्रवेश कर जाती है। भारत में पंजाब के रास्ते पश्चिमी विक्षोभ यानी कि मावठ वाली जो वर्षा होती है, यानी कि भूमध्य सागरीय मानसून जिसे कहें, वो प्रवेश करता है। पंजाब में बरसात ज्यादा होती नहीं है मावठ से, लेकिन राजस्थान के अंदर गंगानगर से ये पवनें प्रवेश करती है पश्चिमी विक्षोभ यानी कि भूमध्य सागरीय मानसून यानी कि मावठ। राजस्थान के अंदर कहां से प्रवेश करती है, प्रश्न पूछा जा सकता है। गंगानगर से प्रवेश करती है। सर्वाधिक प्रभाव जो होता है राजस्थान में इसका जयपुर में होता है, अर्थात सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, जयपुर में होती है, मावठ वाली। इसके बाद में पूरे देश की बात करेंगे तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मावठ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, गेहूं वगैरह की फसलों के लिए मावठ फसलों के लिए बहुत अच्छी है, परंतु समय से हो जाए तो। अगर समय के बाद में मावठ होती है, जैसे कि अभी हो रही है, सरसों की फसल पक करके तैयार थी लेकिन फसलें तहस नहस हो रही है। अब एक समय होता है मावठ का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाइयों, ठीक है। तो मावठ फसलों के लिए लाभदायक है। कहां से आती है, भूमध्य सागर से। कौन सा विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा मानसून, भूमध्य सागरीय मानसून। कौन लाता है, जेट स्ट्रीम लाती है। कहां से घुसी, पंजाब से। राजस्थान में कहां से घुसी, गंगानगर से। कहां पर प्रभाव ज्यादा रहा, जयपुर में। पूरे देश में कहां प्रभाव ज्यादा रहा, यूपी में। बस ये लो, इतना सा मावठ है, अच्छे से तैयार कर लेना बेटा। इसके बाद में वर्षा के बाद में आता है बेटा टॉपिक एक मृदा का, यानी कि जलवायु के अंदर भी देख लेना आप लोग, जैसे कि AW CW इस तरीके की जो है ना आप लोगों के, उनको थोड़ा सा देख लेना कि कौन कौन से मानसून है। और इसके बाद में कोपेन, त्रिवार्था, थार्नवेट, 3 वैज्ञानिक है। इन तीनों ने अपने जलवायु वर्गीकरण में किसको आधार माना है, बस इतना पढ़ के जाना है। तीनों ने अपने जलवायु वर्गीकरण के लिए कौन कौन सी चीजों को बेस बनाया है, लाइक किसको बनाया है, जलवायु को बनाया है या फिर वर्षा को बनाया है, पेड़ पौधों को बनाया है, वो आप लोगों को देखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या पढ़ना है, उसके बाद में अगला टॉपिक आता है बेटा मृदा। कौन सा, मृदा का टॉपिक। मृदा में देखो, अगर बात करें सीईटी की, तो सीईटी में तो नवीन वर्गीकरण के अलावा कुछ आया ही नहीं। राजस्थान में जो मृदा है उसको 5 भागों में नवीन वर्गीकरण की बात करें तो बांटा गया है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, अल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स। 5 प्रकार की जो है मृदा है। बस प्रश्न ये पूछा जाएगा कि एरिडोसोल्स कहां पाई जाती है, एरिड मरुस्थल, मरुस्थल में पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद में दूसरी एंटीसोल्स जो उसके नजदीक वाले इलाके हैं। फिर इंसेप्टिसोल्स थोड़ा सा दक्षिण की ओर चले जाओ। फिर आता है कौन सी, वर्टिसोल्स, बहुत ही ज्यादा गीली, यानी कि गीलापन कहां होता है आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, बोले तो हाड़ौती क्षेत्र में, यानी कि नमी वाली मिट्टी, जहां काली मिट्टी भी आप लोग बोल सकते हो जिसको, काली मिट्टी यानी कि कपास के लिए उपयोगी। प्रश्न भी आया था कपास का, तो
कि काली मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए अनिवार्य है। कपास की बात चलिए तो ध्यान रखना सर्वाधिक कपास गंगानगर में। ठीक, पांचों प्रकार मृदा के नवीन वाले तैयार कर लेना, यहां से प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना है मृदा के अंदर अगर आप पढ़ते हो तो। पांचों प्रकार कौन सी मृदा कहां पर है, बस डन। 5 ही तो है, 5 के स्थान ही तो याद करने, कोई दिक्कत नहीं है। जिले पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से स्थान पर कौन सी मृदा है, चाहे इसे सुमेलित करवा चाहे अकेले अकेले पूछ, कोई दिक्कत नहीं। मृदा के बाद में नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक होता है ज्योग्राफी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है आप लोगों के अभयारण्य। कौन सा टॉपिक है, अभयारण्य। कुल राष्ट्रीय कितने, नवीन कितने, और कौन सा कहां, इसको अटैच कर देना नदियों से कि कौन से अभयारण्य में कौन सी नदी आती है, कौन सा अभयारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, कौन से अभयारण्य में कौन सी माता या देवता है। बस हो गया काम, अभयारण्यों की स्टडी यही है। इतना आप लोगों को अभयारण्य के अंदर पढ़ना है। फिर आता है अगला टॉपिक, झीलें। दो प्रकार की झीलें हमारे राजस्थान में पाई जाती है, खारे पानी की और मीठे पानी की। ज्यादा इनमें भेद है नहीं, मोटी मोटी मैं बता देता हूं। सांबर है, लूणकरण है, पचपदरा है, डीडवाना है, कावोद है, रेवासा है, फलोदी है। बस इस तरीके की झीलें, सांबर, लूणकरण, पंचपदरा, डिडवाना, कावोद, रेवासा, फलोदी। कहाँ कहाँ है तो सांबर कहाँ पर है, जयपुर में है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी बोलते हैं इसको। लूणकरण कहाँ पर है, बीकानेर में है। पचपदरा बीकानेर बाड़मेर के अंदर है। ध्यान रखना, नमक सबसे ज्यादा बेस्ट इसी का होता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक नमक जिसमें होता है बढ़िया, सबसे खारा नमक पचपदरा में। डीडवाना नागौर में है। कावोद कहाँ पर है, जैसलमेर में है। रेवासा कहाँ पर है, सिक्कर में है। फलोदी कहाँ पर है, जोधपुर में है। एक कोई पोखरण वगैरह भी पूछ ले तो ये लो, तो ये खारे पानी की झील है। ठीक, मीठे पानी की झीलों की बात करेंगे तो मोटी मोटी जो मेन झील है वो तो आप लोगों के उदयपुर में हो जाएगी। जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है। किसने स्थापना करवाई, ध्यान रखना, इनकी स्थापना कोई नहीं करवाता है, ये प्राकृतिक होती है, ये तो कृत्रिम होती है। जयसमंद हो गया, फतेह सागर हो गया। फतेह सागर को अच्छे से पढ़ना है इनकी भैया क्या है, इस पे नेहरू पार्क भी बना हुआ है, सौर वेधशाला भी बनी हुई है। पिछोला ध्यान रखनी है, पिछोला पे नकली का चबूतरा है, लाखा जी बनवा के गए थे, मतलब लाखा के समय पर किसी बंजारे ने बनवाई थी, तो पिछोला हो गई। और एक और इंपॉर्टेंट झील है आना सागर। इस आना सागर को अच्छे से इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसका निर्माता भी पूछता है, इसके अगल बगल की चीजें भी पूछता है। नहीं, फतेह सागर झील उदयपुर में, और अजमेर वाली जो है वो है फॉय सागर। तो आना सागर के बगल में जैसे कि मान लो कि कोई बजरंग गढ़ी है, अर्थात हनुमान जी का मंदिर है। सुभाष उद्यान, जिसका पुराना नाम कौन सा था, कौन सा बाग, दौलत बाग, ठीक है।
किस किस की मीटिंगें कहाँ कहाँ हुई, बारादरी कहाँ पर है, अगर पूछे कि चश्मा ए नूर झरना कहाँ पर है तो ये यहाँ पर है भैया। फिर बात कर लो अपने भैया कि राजसमंद झील, राजसमंद वाली बगल में जिसके की कौन सा, राजसमंद के बगल में क्या है, मेवाड़ की जो राज प्रशस्ति है, अर्थात कौन से कितने 9 शिलालेख बने हुए हैं ना, 9 शिलालेखों पर क्या लिखा हुआ है, पूरे मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, वो आपके राजसमंद झील के किनारे पर ही है। क्या बोलते हैं उस स्थान को, ये जो राज प्रशस्तियां हैं जहां पर, क्या बोलते हैं, फटाफट से आप लोग जवाब दो भाई। राज प्रशस्ति तो बोलते हैं, लेकिन किस स्थान पर है, कौन सा स्थान बोलते हैं, नौचौकी, ठीक है, क्या बोलते हैं, नौचौकी, जहां पर 9 शिलालेखों के, शिलाखंडों के ऊपर मेवाड़ का इतिहास पूरा बना हुआ है। इसके बाद में झीलों के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, वो आप लोगों की आएगा परियोजनाएं। कौन सा टॉपिक है, परियोजनाएं। देखो कैसे परियोजना में क्या प्रश्न आएंगे, इसमें नहर परियोजना, सिंचाई परियोजना, कोई पेयजल परियोजना, कोई विद्युत, हाँ जी, कोई विद्युत परियोजना, बस। क्या किसी नदी के ऊपर कुछ बना हुआ है क्या, तो बस ये टॉपिक नदियों से ही क्लियर हो जाएगा परियोजना। फॉर एग्जांपल अगर माही नदी पढ़ रहे हो तो माही नदी पर ही माही बजाज सागर बांध परियोजना बनी हुई है ना, और भी कई चीजें माही नदी पर, ठीक है। चंबल है, चंबल पे एक साथ 4 बांध बने हुए हैं, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज सिर्फ सिंचाई के लिए बनाई गई है, समझ गए ना। तो ये सब चीजें आप लोगों की इसमें तैयारी करनी है। इंदिरा गांधी नहर बढ़िया से पढ़ लेना भाई। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो कंटेंट है पढ़ने के लिए, परियोजनाओं के अलावा खनिज। कौन से खनिज की कहां प्रधानता है, याद रखना इन खनिजों के अंदर भी मुख्यतः जो अधात्विक खनिज है ना वो ज्यादा पूछता है, क्योंकि अधात्विक खनिजों के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। पत्थरों के मामले में कौन सा पत्थर कहां पे निकलता है, वो अधात्विक खनिज हो गए, हीरा पन्ना वगैरह जो भी हैं वो सब आप लोगों के आध्यात्मिक खनिजों के अंदर ध्यान रखना है। तो आध्यात्मिक खनिज बढ़िया से आप लोगों को तैयार करना है। मकराना कहाँ पर मिलता है, और आजकल एक सिटी बड़ी फेमस हो रही है भाई, ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी क्यों प्रसिद्ध हो रही है आपको पता ना, जालोर। जालोर में तो पूरी बस, अभी भी नहीं याद आया क्या, बस नहीं पलटी रहे, तुम कितने भोले हो। बस के अंदर पूरा 60-70 गवर्नमेंट सर्वेंट। वाह 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 वाह, लग रहा है कि 10+2 की क्लास है, आप लोग बड़े नादान हो, आप लोगों को नहीं पता। जालोर सिटी, जालोर की बस बाड़मेर में पेपर के लिए पूरी बस में टिपाई चल रही थी, पेपर लीक वाला। कितने नादान हो रहे हैं। फिर आते हैं उद्योग के ऊपर, नया टॉपिक है उद्योग। उद्योगों में सीमेंट देख लेना मेन तो, ठीक है। वस्त्रों के अंदर मेन जो बड़े सेंटर है, भीलवाड़ा वगैरह देख लेना। एक आजकल अलवर का एक टापू कड़ा बहुत बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है। किसके लिए है टापू कड़ा, मोटर व्हीकल्स के लिए,
ठीक है। और एक अलवर के अंदर ही एक और है जगह जो आप लोगों के वस्त्र के लिए, नवीन वस्त्र नगरी जिसे कहते हैं आजकल, भिवाड़ी। और आप लोगों का मेन जो है भीलवाड़ा है, वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर, ये भी तैयार रख लेना। ठीक है। तो उद्योगों के अंदर मेनली तो सीमेंट के बहुत प्रश्न आ रहे हैं इन दिनों में। फिर आता है सौर ऊर्जा के मेन सौर ऊर्जा के अंदर बेटा जरूर से भडला वगैरह जरूर पढ़ लेना, जोधपुर वाला। ठीक है। और जोधपुर के अंदर भी कई सेंटर बन रहे हैं, जैसलमेर में भी बन रहे हैं, तो सौर ऊर्जा को अच्छे से तैयार कर लेना। जो टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को आराम से 2 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। ये 100 क्वेश्चंस का मामला है भैया, इसको हल्के में मत लेना। 100 क्वेश्चंस तैयार होंगे आपके इन टॉपिक्स में से, और इनका रिवीजन आप मोटे मोटे तौर पर इस तरीके से करेंगे तो आप कहीं ना कहीं और विद्यार्थियों की तरफ पीछे तो नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं आप स्टैंड करोगे। कोई न कोई कुछ तो होगा जिनकी बिल्कुल ही तैयारी नहीं है। ठीक है। तो उद्योगों के बाद में लास्ट हमारा जो कंटेंट आता है और जो टॉपिक है हमें पढ़ना है वो है नए कोई ऊर्जा स्रोत, वही सोलर एनर्जी वगैरह के। ठीक है। कोई पवन ऊर्जा का कोई केंद्र वगैरह बना हो तो वो देख लेना। यह आपकी होती है ज्योग्राफी। ठीक है। खुशी। ठीक है। अब लौटते हैं हम हमारे कला संस्कृति वाले टॉपिक पे कि उनमें क्या पढ़ना है। मोटा जो टॉपिक है वो वही है नृत्य। किस नृत्य को किसने प्रसिद्ध किया, ये एक तो किसने प्रसिद्ध किया, और नृत्यों को याद रखना है जनजाति के रेफरेंस में। कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करती है, या फिर कौन सी जाति कौन सा नृत्य करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कालबेलिया नृत्य, ठीक है, कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है। हाँ, कंजर जाति के द्वारा किया जाता है क्या। और भी कई सारे हैं, गेर नृत्य, जैसे कि भीलों की गेर, नाम सुना होगा ना, तो गेर नृत्य। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में याद रखना नृत्यों को। नृत्यों के साथ में ही आप लोगों के आ जाते हैं गीत। अब कौन से कैसे क्या गीत होते हैं, एक तो जैसे कि राजकीय गीत याद कर लेना बेटा, तो केसरिया बालम हो गया, इसके गायक कौन है, किसने प्रसिद्ध किया, ये देख लेना। गीतों की बात करेंगे तो मरु कोकिला वगैरह भी किसी को कहते हैं क्या, तो अल्लाह जिल्ला बाई मरु कोकिला हो गई। ठीक है। एक गंवरी बाई हो गई, जिसे क्या बोलते हैं, वागड़ की मीरा कहते हैं क्या गंवरी बाई को। तो ये गीतों से संबंधित प्रश्न है जो गीतों के लिए फेमस किया हुआ है। ठीक है। एक कालबेलिया नृत्य के लिए गुलाबो सपेरा है, जिसने बहुत ही ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया है कालबेलिया नृत्य को, तो वो भी देख लेना। ठीक है। नृत्यों के बाद में आते हैं गीत, और उसके बाद में इनका संबंध किससे है वो देख ही लेंगे। अगला आता है बेटा टॉपिक एक आपका आभूषण। अब इनके लिए तो देखो आप लोगों को, क्योंकि मोटे मोटे तो जो अपन पहनते करते हैं वो तो सबको ध्यान देते हैं, लेकिन और भी ऐसे नाम हैं जो आपको कभी सुनाई भी नहीं दिए होंगे। इस तरीके के भी आभूषण हैं, लेकिन जितने आते हैं उतने तो अपने को याद करने ही है। ठीक है। अभी थोड़ा टाइम बाद में जब अपने ऑफलाइन करेंगे क्लास को, तब देखेंगे कि कोई ट्रिक तो नहीं है क्या। कोई एक ट्रिक आप लोगों के लिए सभी आभूषणों के लिए, जैसे गले के आभूषण हो गए, हाथ के आभूषण हो गए, सिर के आभूषण हो गए, पैरों के आभूषण हो गए, कमर के आभूषण हो गए, इन सब चीज़ों को अपन खत्म करेंगे अभी थोड़ी टाइम में। फिलहाल के लिए आप लोगों को एक टॉपिक इस पे फोकस करना है। सारी चीज़ों के लिए मैंने आप लोगों को एक किताब दे रखी है बेटा अपने कोचिंग की। ये आप लोगों की किताब है, राजस्थान की कला संस्कृति। पेजेस देखो सिर्फ इतने से बेटा, इतने से पेजेस के अंदर कला संस्कृति का पूरा ग्रंथ है। और मैं आप लोगों को
जब से परीक्षाएं दे रहे हो आप लोग, तब से एक ही बात कहता आ रहा हूँ कि कला संस्कृति के लिए किताब पढ़ लो, सफिशियंट है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एक छोटी सी किताब है, अपने नोट्स हैं बढ़िया, इसको पढ़ लो, सभी के पास में अवेलेबल होगी। अगर अभी भी इस किताब को पढ़ जाते हैं ना बेटा, तो कम से कम 50 नंबर तो कला संस्कृति वाले कहीं नहीं जाने। तो अभी भी मौका है आप लोगों को, इस पूरी किताब को पढ़ डालो, पूरी खत्म करो। फिर आते हैं अपन वाद्य यंत्र। कई विद्यार्थी लास्ट वाली एग्जाम में बोल रहे थे सर वाद्य यंत्र तो टॉपिक है ही नहीं। पहली पारी का, पहले दिन का पहली पारी का प्रश्न देखना, और प्रश्न पूछा गया था कि पाबूजी की फड़, सॉरी देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ जो है उसका वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न आया था। तो वो वाद्य यंत्र का ही प्रश्न था भाइयों, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर, मैंने अभी कुछ दिनों पहले अभी देवनारायण जयंती थी, उस दिन मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था पूरा देवनारायण जी का इतिहास। तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे वाद्य यंत्रों में, किस लोक देवता के या किस लोक देवी के किस वाद्य यंत्र का या तो फड़ वाजते समय या फिर भजनों के समय या फिर गीतों के समय वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उस तरीके से याद करना है। ऐसे तो चाहे पढ़ते रहो, ऐसे तो घन वाद्य, तत्वाद्य, अवनद वाद्य, पता नहीं कौन कौन से वाद्य यंत्र है, आप लोग जानते हो ना सभी ये। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे याद करना है वाद्य यंत्र, किस देवता के कौन सा बजता है, 13 ताली में कौन सा काम में आता है। जैसे कि मंजीरे 13 ताली में काम आता है कि नहीं आता है, जैसे कि रावणहट्टा है ना, पाबूजी, रामदेव जी, इनके लिए किया जाता है इसका प्रयोग। फिर आते हैं बेटा अपने मंदिर, और मंदिर किस संप्रदाय का है, जैसे कि नाथ संप्रदाय का मंदिर नाथ द्वारा नहीं है, नाथ लगा होने से नाथ द्वारा थोड़े ना हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो ये मंदिर जो है उनके संप्रदाय कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका जो नाथ द्वारा का मंदिर है वो किस संप्रदाय का है, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। ठीक है, इस तरीके से। और मंदिरों के अंदर मोटे मोटे कुछ किराड़ू के विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि किराड़ू के मंदिर कहाँ हैं, किराड़ू में सबसे ज्यादा बड़ा मंदिर कौन सा है। ठीक है, और किराड़ू के मंदिर को क्या कहते हैं राजस्थान का, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। फिर प्रश्न आता है राजस्थान का मिनी खजुराहो, बंडदेव रामगढ़। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर आता है रीति रिवाज। प्रश्न आया था कि बढ़ार कब किया जाता है, बढ़ार क्या होता है, बढ़ार भोजन होता है, प्रश्न आया था ना। तो रीति रिवाज है, तोरण कब या फिर किस समय का है, तो विवाह संबंधी रस्म है या फिर जन्म संबंधित रस्म है, कौन सी रस्म है, तोरण मारना। ठीक है, और भी कई सारी रस्में हैं वो आप लोगों को याद रखना है, अर्थात विवाह के समय की, जन्म के समय की, मृत्यु के समय की, इस तरीके से। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अभी हमारे राजस्थान में एक प्रथा थी जिसको बंद कर दिया गया है, नुक्ता प्रथा। भोजन करते हैं मृत्यु के बाद में, 12वां 13वां जिसे बोलते हैं आप लोग, वो भी एक प्रथा थी। ठीक है, तो रीति रिवाजों के प्रश्न आप लोगों के इंपोर्टेंट हैं। फिर आता है आप लोगों का कि कौन सा काव्य है और उसकी रचना किसने की, या फिर कोई ग्रंथ। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को एक नाम बताया था, एक ग्रंथ था वेली किशन रुक्मणी। कौन, पृथ्वीराज राठौर। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति है चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, और भी कई सारी कृतियां हैं, उनके कृति का नाम यानी कि काव्य या ग्रंथ का नाम और उसके रचयिता मेन। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद में जनजातियां। बेटा यहां से बहुत प्रश्न उठेंगे, कुछ ही नहीं है, इसी किताब के अंदर जनजातियां जो है आप लोगों का टॉपिक दिया हुआ है। आप लोगों को कुछ नहीं, वो जनजातियां पढ़ लेना। यहां से आप लोगों का इतिहास भी कवर होगा। जैसे भील पढ़ेंगे तो भील जनजाति का कोई आंदोलन हुआ था क्या, मीणा जनजाति का कोई आंदोलन हुआ था क्या, इस तरीके के आप लोगों को जनजातियों में टॉपिक पढ़ने हैं। और जनजातियों में क्या पढ़ना है कि कौन सी जनजाति की महिला कौन सा वस्त्र पहनती है, कौन से आभूषण पहनती है, कौन सा गीत गाते हैं, इनके घरों को क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टापरा क्या है,
किसका घर है? भीलों का। ठीक है, पक्के घरों को क्या कहते हैं? कापरा कहते हैं। कछाऊ, कछाऊ क्या होता है? भीलों की स्त्रियां जो होती है वो घुटने तक की घघरी पहनती है, उसे बोलते हैं कछाऊ। और क्या है? देपाड़ा, तंग धोती। इस तरीके की शब्दावली जनजातियों में पूछी जा सकती है कि कौन सी जनजाति में कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। देन इसके बाद में बेटा कला संस्कृति के अंदर थोड़ा सा देखो, मेले वगैरह भी ले सकते हैं। पशु मेले, सारे के सारे जो एग्जाम हुए थे ना सीईटी के ग्रेजुएशन के, उनमें चारों के चारों चरणों में पशु मेले आए थे। पशु मेले फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सा पशु मेला कहां पर बढ़ता है। सुमेलित करो वाला प्रश्न आ जाएगा, काम खराब हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना। एक दो याद नहीं करने, सारे पशु मेलों का स्थान पूछ जाना बस। जैसे कि मल्लीनाथ जी का बाड़मेर वाला, ठीक है। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? नागौर वालों में लगता है, ठीक है। परबत्सर का पशु मेला, ठीक। तो ये पशु मेले देख लेना। गदर्भ मेला पूछ ले तो अपना जयपुर लुणियावास, गदर्भ गधों का मेला याद रखेंगे। गधों का मेला जो है जयपुर लुणियावास में लगता है, लेकिन अगर सोचो ऑप्शन में नहीं हो तो ध्यान रखना चाकसू में भी लगता है। शीतला देवी का जो माता का मंदिर है ना, शीतलाष्टमी के दिन वहां पर भी लगता है। कौन सी देवी का वाहन कौन सा, ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि गधा शीतला देवी का है, ठीक। फिर आते हैं लोक देवता। ज्यादा देवता पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन 5 पीर जो है ना उनको जरूर पढ़ जाना। और एक तेजाजी। तेजाजी पीरों में शामिल नहीं है ना, लेकिन तेजाजी पढ़ना है। देवनारायण जी, गोगा जी तो पीर है। देवनारायण जी इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि हाल ही में देवनारायण जयंती गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी आकर के उद्बोधन किया है। मंदिर में पूजा अर्चना करिए। कहां पर? भीलवाड़ा में, जो कि देवनारायण जी का मेन मंदिर है, आसिंद भीलवाड़ा में। ध्यान है ना। जो हम मोदी जी आए इसलिए हो सकता है कि करंट अफेयर्स का कोई प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देवनारायण जी का, तेजा जी का, 5 पीर, 5 पीरों का नाम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। जैसे कि गोगा जी हो गए, हड़बुज जी हो गए, मेहा जी हो गए, रामदेव जी हो गए, और अंतिम कौन बचा? बाबू जी हो गए। रामदेव जी के प्रश्न बहुत पूछते हैं भाई। एक तो रामदेव जी की शब्दावली बहुत बड़ी है। जैसे कि नेजा क्या है, क्या होता है? पचरंगी ध्वजा। पगलिया क्या है? तो पैरों की उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। इनके सभी जो देवता हैं, इनके सभी के घोड़ों के नाम, क्योंकि इनकी सवारी घोड़े होते हैं, तो इनका नाम, जैसे कि लीलागर देवनारायण जी के घोड़े का नाम था, रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला। कहते हैं ना लीलेरा सवार। एक कहावत आप लोगों के चलती है बेटा, राजस्थान में एक गीत है, वो एक गीत राजस्थान के जो लोक देवता है ना रामदेव जी, एक गीत के अंदर सब कुछ है। माता पिता सब कुछ कवर करवा देगा। और आप लोगों ने वो गीत अच्छे से सुना होगा। है रूणी चेहरा धनिया अजमाल जीरा कंवरा माता मेणा देरा लाल रानी नेतलरा भरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। रामा पीर मतलब पीरों में शामिल हैं। रूणी चेहरा धनिया मतलब रामदेव जी का संबंध कहां से है? रूणीचा से है। अजमाल जीरा कंवरा किसके कंवर हैं? अजमाल जी यानी इनके पिताजी का नाम। मेणा देरा लाल किसके बेटे हैं? मेणा दे के। नेतल रा भरतार पत्नी का नाम कौन है? नेतल दे। और हो गया अजमाल जीरा कंवरा माता मेणा देरा लाल रानी नेतल रा भरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पिया। यानी कि यहाँ पे जो गीत गाते हैं ना रामदेव जी के भजनों में, तो उनको बोलते हैं हेलो सावड़ो जी। गुजराती लोग होते हैं ना, वो अर्जी लगाने को बोलते हैं हेलो सावड़ो, ऐसा बोलते हैं ना। तो इस तरीके से रामदेव जी का देखो एक बार में पूरा काम हो गया। अगर और भी आप लोगों को किसी भी लोक देवता के अगर गीत याद हैं, जैसे कि तेजा जी के लिए चलते हैं, लीलन वाला गाना चलता है आप लोगों के ना, एक लोकगीत चलता है लीलन। हाँ, तो लीलन क्या है? इनकी घोड़ी का नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट और देखते हैं। तो देवता हो गए आपके, उनमें 5 पीरों को ज्यादा फोकस करना है। उनके अंदर देवनारायण जी और तेजा जी को अलग से पढ़ना है, यानी कि 7 लोक देवता पढ़ने हैं ढंग से। इन्हीं में से प्रश्न हो जाएंगे। लोक देवियां तो बेटा 108 109 पता नहीं कितनी है,
मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो लोक देवियों के अंदर आपके जो लोक देवी है ना, इनमें देखना है बेटा, मेन जो लोक देवी है वो है एक तो शाकंभरी। क्यों? क्योंकि सबसे पुरानी देवी यही है और तीर्थों की नानी भी कहते हैं। कैला देवी कहां पर है? कौन सी देवी किसकी कुल देवी है? जरूर से याद करना है किसकी कुल देवी है। कैला देवी के बाद में करणी माता बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। कहां की है? देशनोक की। देशनोक कहां पर है? बीकानेर में है। करणी माता की जब बात चलेगी तो दो माताएं हैं करणी माता के मंदिर राजस्थान में, दो हैं। एक मनसापूर्ण करणी माता जो कि उदयपुर में है, जहां पर राजस्थान का एक रोपवे स्थापित किया गया है, ठीक है। और करणी माता एक देशनोक वाली है। देशनोक के बारे में आपको सबको पता है कि बीकानेर में चूहों वाली देवी कहते हैं, इनके चूहों को काबा कहते हैं, ठीक है। इनके वंशज जो होते हैं यहीं पर जन्म लेते हैं। इनकी जो कुल देवी भी है ये चारणों की कुल देवी है। इस तरीके के प्रश्न याद करते हैं। और माताओं की बात करेंगे तो आपके जो जैसलमेर के सैनिकों की कुल देवी है, जिसे इसके बहुत प्रश्न आते हैं। भरतपुर वाली, ये करौली वाली माता आएगी, करणी माता आएगी। और जयपुर के अंदर जैसे कि शिला देवी है, कौन बनवाया था ये प्रश्न पूछा जा सकता है, शिला देवी का मंदिर। और इंपॉर्टेंट माताओं की बात करेंगे तो नहीं, जोबनेर ज्वाला माता है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। एक इनकी जो राजवंशों की माताएं थी, राजवंशों की माताओं की बात करें तो जैसे कि हाँ, नागणेची माता कहां कहां पर मंदिर है जो देख लेना एक बार। फिर और देखते हैं, एक आपके जमुआई माता जयपुर रामगढ़ है, किसकी है? तो कछवाहा राजवंश की है। शीतला माता लिखा आपने, एक शीतला माता। नारायणी माता, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य माताओं के मंदिर आप लोगों को देख लेना है, इन्हीं के बारे में जानकारी लेनी है। ये मेन माताएं हैं भाई, ठीक। इनके अलावा आप लोग पढ़ो, आपके पास में टाइम हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये तो पढ़ के जानी ही है। लोक देवताओं के बारे में मैंने बता दिया था कि वो 5 हैं और 2 अलग एक्स्ट्रा बताए हैं मैंने। लास्ट वाली हिंगलाज माता, और मैंने लिखा है मेन जो मंदिर है वो पाकिस्तान में शक्तिपीठ है।
दुर्ग, कौन कौन से दुर्ग इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं? चित्तौड़, भटनेर, कुंभलगढ़, तारागढ़, दोनों अजमेर वाला भी और बूंदी वाला भी याद रखना है। सोनारगढ़, मेहरानगढ़, जयपुर के तीनों, आमेर, नाहरगढ़ के लिए सिर्फ कुछ ही नहीं याद निकलना, नाहरगढ़ के अंदर सिर्फ याद रखना है एक जैसे 9 महल बस। आमेर का इस संस्थापक, आमेर में काफी सी चीजें हैं। जयगढ़ के अंदर सिर्फ निर्माता ध्यान रखना है। दिया बुर्ज याद रखना है कि सबसे ऊंचा जो बुर्ज है 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ, दिया बुर्ज। तोप जिसका नाम है जयबाण या रणबका, गोला गिरा चाकसू में। बस जयगढ़ के अंदर। और कहां पर है? चील का टीला। जयगढ़ के लिए कुछ खास याद रखना नहीं है, बस इतना याद रखना है। आमेर के लिए आप लोग देख लेना, पहले मीणाओं का था, बाद में राजपूत कछुआ राजपूतों का हुआ। इसके बाद में देख लेना शीश महल है, इसके अंदर ही देख लेना आप लोग। आमेर के अंदर माउठा है। माउठा कहां पर स्थित है? आमेर के अंदर है। और शीला देवी का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। ठीक है। और कहें कि सबसे बड़ा टांका जो है वो कौन से किले में है? तो ध्यान रखना जयगढ़ के अंदर है टांका। टांका जानते हो? परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की एक पद्धति है। कुंड बनाया जाता है जिसे टांका मतलब कुंड। ठीक है। और कोई किला बच रहा है क्या कोई इंपॉर्टेंट? हाँ वेरी गुड, गागरोन का किला। बेटा गागरोन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गागरोन के चक्कर में तो बहुत सारे विद्यार्थी पटवारी। हाँ भैंसरोडगढ़ वैसे तो ठीक है, राजस्थान का वेल्लोर, बस एक चीज याद रखनी है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। लोहागढ़ वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और छोटे मोटे बहुत सारे किले हैं जो चलते रहेंगे, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तारागढ़ का पूरा इतिहास याद रख लेना भैया, अजमेर वाले का। रणथंभौर रह गया क्या? वेरी गुड, रणथंभौर भी है। इनके दरवाजों के नाम, कौन सा दरवाजा फेमस है? जैसे कि इसका बड़ा फेमस है, नवला का जो दरवाजा है। ठीक है। किसने निर्माण किया वो पढ़ना है। किसी दुर्ग के अंदर कोई बहुत ही फेमस चीज हो, जैसे कि कुंभलगढ़ की दीवार, बहुत ही बड़ी दीवार है भैया। ठीक है। किस किस व्यक्ति का जन्म हुआ कहां पर? जैसे कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, महाराणा उदय सिंह का राज तिलक हुआ। ठीक है। और भी काफी सारी चीजें। कुंभलगढ़ के अंदर एक व्यक्ति है जिसने किसी व्यक्ति के अपने पिता को क्या कर दिया था? हाँ, कुंभा को मारा था। मामा देव कुंड है यहाँ पर, उदन, पितृहंता कहते हैं। ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं। तारागढ़ के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया ने परकोटे का निर्माण कराया था, इसलिए तारागढ़ कहते हैं। वैसे अजयमेरू दुर्ग था ये। और एक और चीज ध्यान रखना, किसी दुर्ग में कोई मस्जिद तो नहीं है ना? ठीक है। किसी की मजार तो नहीं है ना? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। खास तौर से तारागढ़ याद रखना और गागरोन याद रखना। ठीक है। मीठे शाह की दरगाह, दुर्ग हो गया, पशु मेले हो गए, आपके खुद के मेले हो गए, आदमियों के हो गए, औरतों के, सबके मेले हो गए। अब बात करते हैं कुछ भारत की। अब भारत में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जैसा राजस्थान में पढ़ा स्थिति विस्तार, वैसे ही भारत का स्थिति विस्तार। कुछ महत्वपूर्ण नदियां, भारत के कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य, ठीक है। ये आप लोगों के भारत की चीजें पढ़नी है। कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने द्वीप हैं, कौन सा द्वीप किस लिए फेमस है, भौतिक विभाजन जब करेंगे भारत का तो कितने भागों में बांटा गया है, हिमालय की प्रमुख ऊंची चोटियां, महत्वपूर्ण दर्रे, पठारों के अंदर महत्वपूर्ण पठार कहाँ स्थित है, तटीय प्रदेशों के अंदर कोई बंदरगाह कहाँ स्थित है, नमभूमि चेतना केंद्र जिसे आजकल कहते हो आप लोग, क्या कहते हैं नमभूमि चेतना केंद्र को? रामसर साइट, वो कहां पर है? ठीक है। कहां पर है जो देख लेंगे। एक आपके क्या बने हुए हैं भारत के अंदर, जैसे कि एक तो बना हुआ है पश्चिमी घाट पर, एक आप लोगों का बना हुआ है सुंडा लैंड में, एक बना हुआ है आपका पूर्वांचल में, और एक अरुणाचल प्रदेश, ये सॉरी अंडमान निकोबार में। ये 4 हॉट स्पॉट
पूरे विश्व के 36 में से हमारे भारत में है, ये देख लेना। ये हो गया भारत का ज्योग्राफी। भारत के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अभी फिलहाल। पॉलिटी की बात करें तो मैंने आप लोगों को संवैधानिक विकास के चरण कुछ अधिनियम बता रखे हैं, अभी वो भी मत पढ़ना, परंतु ध्यान रखना मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेदों में है, किस भाग में है, कहां से लिए गए हैं, किसी व्यक्ति ने इनके लिए कुछ कहा है क्या। फॉर एग्जाम्पल जो भारत का संविधान का जो आर्टिकल 32 है, इसको भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा, जबकि भारतीय संविधान की आत्मा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। समझ गए। मूल अधिकार भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 क यानी कि भाग 4 ए में है। आर्टिकल्स इनके याद रखना कि 12 से 35 में मूल अधिकार है, 36 से 51 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है, 51 के अंदर मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों को क्या संविधान में बाद में जोड़ा गया या पहले जोड़ा गया, वो याद रखना है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति कैसे चुनाव किया जाता है, तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रखा है, नहीं भी पढ़ा रखा है तो आप लोगों को इलेक्शन के बारे में सिर्फ इतनी चीजें पढ़नी है फिलहाल। योग्यताएं सभी की याद रखनी है कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता और उम्र, उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता और उम्र, प्रधानमंत्री की योग्यता और उम्र, कौन प्रधानमंत्री होता है, वो किस किस चीजों का अध्यक्ष होता है, जैसे कि नीति आयोग चलता है वर्तमान में, उसका अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति का क्या योगदान है, इस तरीके की चीजें आप लोगों को इंडियन पॉलिटी में पढ़नी है। राजस्थान पॉलिटी के अंदर विधानसभा, ठीक है, ये मेन टॉपिक है विधानसभा। कहां कहां पर विधान परिषद है वो देख लेना। पंचायती राज के अंदर देख लेना कि राजस्थान में टोटल कितनी पंचायतें हैं, कितनी ग्राम पंचायतें हैं, कितने कैसे जिला प्रमुख क्या होता है। और अगर पूछे प्रश्न की जैसे कि आप लोगों की एक योजना चलती है बेटा नरेगा, तो किसकी देखरेख में होती है, कि पंचायत समिति के में होती है या फिर कुछ एमएलए लोगों के हाथ में होती है, ये देख लेना पॉलिटी के अंदर। तो ये आप लोगों का मेन कंटेंट पढ़ने का हो गया। अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं विश्वास करता हूं कि बेटा ये जो 100 प्रश्न है वो आपके इर्द गिर्द रहेंगे, 100 के आसपास ही। 2-4 प्रश्न या तो ऊपर या 2-4-5-7 प्रश्न नीचे, लेकिन आप लोगों के पास में इतना सफिशिएंट टाइम है। 2 दिन में जो ये मैंने सब बताया है बेटा, एक अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी जरूर पढ़ सकता है। जिसको पढ़ना ही नहीं है, जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, वो आराम से घर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, सीईटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको करना है, इतना पढ़ाया है, इतना बताया है, उसको पढ़ लेना। मैंने पढ़ाया कुछ नहीं, मैंने बताया कि ये घर पे जाकर के पढ़ लेना बस। अब हम नेक्स्ट जो कल हिंदी इंग्लिश की क्लास होगी उसमें मेन टॉपिक्स हो गए, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।